नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हालांकि ये खबर आपको इंस्पायर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये खबर इसलिए है ताकि आपको ये पता रहे कि आप कितने भी स्मार्ट, कितने भी वाचाल, कितने भी गुड लुकिंग क्यों ना हो, अंत जो है वो जेल की सलाखों के बीच ही होता है। आपके ऊपर कितनी भी कहानियां क्यों ना लिख दी जाएं, लेकिन दुनिया आपको देखते ही मारने का और आपको जेल में भिजवाने का विचार करती है। लेकिन फिर भी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम आपके सेशन में चर्चा कर रहे हैं जिसे फिल्मों में अगर आपने कहते हुए सुना था कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो इस व्यक्ति को कम से कम 9 देशों की पुलिस ने इंतजार किया है। यानी कि वो व्यक्ति है जिसके बारे में आज की हमारी सेशन में चर्चा हो रही है कि जैसे डॉन फिल्म का जो फेमस डायलॉग था ना कि भाई हमारा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो जनाब ये अपने बारे में ऑन पेपर, वो तो चलो अपने आप में फिल्म का सीन था, लेकिन ये व्यक्ति कह सकता है कि मेरा इंतजार 9 मुल्कों की पुलिस ने किया है। इतना ही नहीं, 2 मुल्कों ने तो इसे जेल में भी डाल कर रखा है। इस व्यक्ति को इसलिए जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि समटाइम्स आपके समाज में, आपके आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसे बहरूपिये घूम रहे होते हैं। ये सेशंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जानना, विशेष रूप से क्रिमिनल्स के बारे में, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल्स की किसी ना किसी हरकत का इग्नोरेंस बांध कर चलते हैं। जैसे ना कई बार हम कहते हैं चेहरे से तो लगता है भाई साहब, अजी साहब ये थोड़ी ना क्रिमिनल हो सकता है। ये जो आपका जजमेंटल होना है, किसी को देखते ही ये कहना कि ये तो क्रिमिनल नहीं हो सकता, ये तो बहुत अच्छे घर से लगता है, पढ़े लिखे घर से दिखता हुआ प्रतीत होता है। यदि आपने इस प्रकार की पूर्व धारणाएं बनाई हैं तो वो सारी पूर्व धारणाएं इस व्यक्ति को देखने के बाद टूट जाएंगी, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो कि तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी को भी तोड़ करके बाहर निकल गया था। ये वो व्यक्ति है जिसने जब चाहा जेल से निकलने का अपना रास्ता बना लिया। ये वो व्यक्ति है जिसने जिस पर किसी ने यदि विश्वास किया तो उसका अंतिम परिणाम मर्डर ही था। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर एक बार ये आरोप लगा था कि यदि किसी के साथ भी बैठता हुआ पाया गया तो समझो वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। ना जाने क्या कुछ है। आज के सेशन में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से आप इस सेशन को इसलिए साझा कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी लर्निंग इसकी स्टोरी से आपको मिलने वाली है। मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं जिस व्यक्ति की हम चर्चा करने जा रहे हैं। 9 देशों की पुलिस ने जिसका इंतजार किया हो, भारत समेत नेपाल, म्यांमार, फ्रांस, ईरान, ग्रीस, तुर्की समेत 9 देशों की पुलिस जिसका इंतजार कर रही हो, जिसके ऊपर वेब सीरीज में द सरपेंट नाम से वेब सीरीज, जिसमें हिंदी मूवी के अंदर मैं और चार्ल्स नाम से हिंदी फिल्म और ना जाने लगभग 7 से अधिक किताबें लिखी जा चुकी हो। आप इधर देख सकते हैं 4 बायोग्राफी, 3 डॉक्यूमेंट्री, 1 फिल्म और 7 से अधिक किताबें जिस व्यक्ति के बारे में लिखी जा चुकी हो। आज के सेशन में आप उस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं। दिखने में यह है वो व्यक्ति जो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगता। देखकर प्रथम दृश्यता ही यह लगता है कि यह कौन सा मर्डर कर सकता है, या क्या यह वाकई में मर्डर कर सकता है। यानी कि इस व्यक्ति को देखकर जो देखने के बाद आपका विचार होता है, व्यक्ति को देख करके आप जजमेंटल होते हैं, देखने से तो साफ बढ़िया घर का लगता है, वो व्यक्ति एक मर्डरर है जिसकी काउंटिंग उसे खुद नहीं पता कि उसने कितने मर्डर किए, और वो मर्डर भी एक के बाद एक जैसे किए, यानी सीरियल किलर बनकर के किए। साथियों, इसके बारे में जरूर हम आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें कि हमारा जो प्रयास है बातें बाजार की, वो आपके प्यार से बहुत अच्छे से आगे चल रहा है। हमने इस पर आज एक सेशन किया था, लेकिन वो सेशन किसी कॉपीराइट इशू के चलते, क्योंकि हमने उसमें एक वेबसाइट ओपन कर दी थी, तो वो सेशन ही डाउन हो गया है। इसलिए हमने बीच में अवेयरनेस दे दी। पता चले आप में से कुछ साथी जो है वो उसे ढूंढ रहे हो। हमने सेशन के दौरान एक साइट खोल दी थी, और वो साइट खोलना हमारे लिए जो फन था वो थोड़ा नुकसानदायक रहा। फिर भी आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हम उसे जल्दी ही सेशन को वापस रिज्यूम करेंगे। फिलहाल आज हम इस व्यक्ति के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं मैं वो बता दूं। साथियों, असल में नेपाल की टॉप कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इस फ्रेंच सीरियल किलर जिसका नाम है चार्ल्स सोब्राज, इसे रिहा कर दिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हर अखबार की यह सुर्खी बना हुआ है कि चार्ल्स सोब्राज द बिकनी किलर। अच्छा, ये जो शब्द है ना बिकनी किलर, ये इसे किसने दिया? ये थाईलैंड पुलिस ने दिया। आप सोचिए, मतलब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, जेल का नाम तिहाड़ का हो रहा है, नेपाल की कोर्ट ने आदेश दिया है, थाईलैंड की पुलिस इसको बिकनी किलर बोल रही है, अखबार की हेडिंग में लिखा हुआ है फ्रेंच सीरियल किलर। ये आदमी है कि भाई ये क्या है, क्या ये, और अभी भी जिंदा है। बिल्कुल सारी बातें दोबारा सुनिए, कमेंट मतलब कांटेक्ट बैठाइए। नेपाल की कोर्ट क्या कह रही है कि इसको रिलीज कर दिया जाए।
इंडिया का तिहाड़ जेल तोड़कर भागा था, ये मैं बोल रहा हूं। तीसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको नाम फ्रेंच, मतलब ये जो बिकनी किलर दिया, ये किसने दिया? थाईलैंड की पुलिस ने, क्योंकि वहां पर इसने बिकनी पहनी हुई कई महिलाओं का मर्डर किया था। क्या कहानी थी ये किसी को नहीं पता है। ऐसी स्थिति में नाम पड़ा बिकनी किलर, और हम चर्चा कर रहे हैं इंडिया में बैठ करके, तो ये है क्या कहानी? ये सारी कहानियां आज आपको बतानी है। अपडेट लेटेस्ट ये है, आपके सेशन के लेट होने की जो मुख्य वजह है वो ये है कि अभी ताजा अपडेट आ रहा है कि नेपाल की कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अभी तक जेल से रिहा नहीं हो पाया है। ये आज रिहा होना था, इसीलिए हर अखबार की हेडिंग था ये, द सरपेंट नाम से चार्ल्स सोबराज जो है वो आज रिलीज होना था, लेकिन ये आज रिलीज नहीं हो पाया है। नेपाल की कोर्ट ने इसको रिहा करने का ऑर्डर क्यों दिया वो भी हम बताएंगे, लेकिन वहां की पुलिस इस बात को इनकार कर रही है कि हम इसे रिहा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी हम आज के कारण में जानेंगे। अपडेटेड अभी जब सेशन शुरू करने वाले थे उससे घंटे भर पहले का अपडेट है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेपाल की शीर्ष अदालत ने आज सुबह तक का अपडेट क्या था आप वो जान लीजिए। नेपाल की शीर्ष अदालत ने चार्ल्स सोबराज को रिहा करने का आदेश दिया था। 1970 के दशक में चार्ल्स सोबराज एशिया देशों के कई हत्याओं को अंजाम दे चुका था, जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस 78 वर्षीय सोबराज को, जो 2 उत्तरी अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में 2003 से हिमालय गणराज्य के जेल में था, 2003 से जेल में था यह व्यक्ति, 20 साल इसको जेल में हो चुके हैं। नेपाल का यह नियम है कि यदि किसी को आजीवन कारावास दिया गया है, 20 साल की सजा अगर उसने सही से काट ली है तो उसे रिहा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इनको फोन पे बोल देना सर, अभी बाद में कॉल कर लेंगे, बाहर ले जाके बोलो फटाफट, ठीक है। तो यहां पर इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि उसे लगातार जेल में रखना कैदी मानव अधिकारों के अनुरूप नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के भीतर उसे अपने देश लौट जाने का आदेश देती है, ऐसा नेपाल की कोर्ट ने कहा था। यहां पर आप ANI की खबर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ऑर्डर रिलीज ऑफ फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज। फिर आप कहेंगे सर सेशन की शुरुआत में तो आपने भारत का चार्ल्स सोबराज लिखा था, भारत का बिकनी किलर लिखा था, वो भारत का कारण क्या था? उसकी पूरी कहानी है, वो हम जरूर बताएंगे क्या कहानी है। सारी कहानी आज विस्तार से आपको बताएंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसकी कहानी में किस प्रकार से नेपाल का योगदान है। लेकिन फिर भी मैं एक कहानी आपको और रिकमेंड कर रहा हूं, एक ऑडियो बुक है, ऑडियो बुक यानी कि किताब जिसको कि आप सुन सकते हैं। कहां पर उपलब्ध है? कुकू FM पर उपलब्ध है, चार्ल्स सोबराज पर ही लिखी है। मेरा सेशन तो बहुत छोटा सा है, इस किताब में इसके बहुत सारे कारनामे एकदम ऑथेंटिकेट तरीके से ऑडियो बुक के रूप में दिए गए हैं। आप इसे नीचे दिए गए कमेंट में जो हमने लिंक पिन किया है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। ये कहां पर उपलब्ध है? कुकू FM पर। कुकू FM कहां है? प्ले स्टोर पर। कितनी और किताबें आप सुन पाएंगे? तो लगभग 10,000 किताबें। उन 10,000 किताबों को ऑडियो बुक के फॉर्मेट में आप सुन सकते हैं। मतलब यह है कि आप कान में एयरफोन लगाकर या फिर स्पीकर पर डालकर बिना पढ़े भी सुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी है, यदि आपको लगता है कि आपको स्पीड तेज बढ़ाकर सुननी है, तो जैसे YouTube पर आप सुन पाते हैं 1.5x पर आप इसे सुन पाएंगे। किसी प्रकार से आपको लगता है कि पॉज करके कोई बात मेंशन करके रख लेनी है, तो आप उसे नोट्स फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। इवन नाइट टाइम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तमाम फीचर्स हैं। इसकी जो भी प्राइस है बुक की, वो अंकित 50 यूज करने के बाद में 50% घट जाती है। पूरी 10,000 किताबें आपको नॉमिनल 199 रुपीज में प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए आज ही जाइए, लिंक क्लिक करिए और इस किताब पर जाकर के इसे जरूर सुनिए। चलिए, इस व्यक्ति के बारे में आपको किताब से तो जानकारियां मिल ही जाएंगी, लेकिन जो एक सेशन में मिल सकती है जानकारी, वो मैं आपसे साझा करता हूं। साथियों, असल में यह वियतनामी मूल का चार्ल्स सोबराज है। अब देखिए मूल कहां का है। अभी मैंने कहा था अखबार में लिखा था फ्रेंच नागरिक, यहां क्या लिख रहे हैं? वियतनामी मूल। मैं क्या बोल रहा हूं? हिंदुस्तानी। क्या है ये सारी कहानी? आइए मैं आपको बताता हूं। असल में क्या है ना, इस व्यक्ति का जन्म 1944 में हुआ था, देश की आजादी से पहले। वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में हुआ था। तो जन्म से हुआ ये वियतनाम का, यानी कि चार्ल्स सोबराज जितनी ज्यादा खबरों में आज इंडिया में है, होपफुली वियतनाम में भी रहा होगा। जब वियतनाम में ये व्यक्ति पैदा होता है तो इसकी मां वियतनामी मूल की थी और इसके जो पिता थे ना, वो भारतीय मूल के थे। तो टेक्निकली इंडियन पेरेंट्स की जो संतानें हैं वो इंडियन होंगी, इसलिए भारत से इसका एक कनेक्शन बन जाता है। मुसीबत ये थी कि इसके भारतीय पिता ने इसको अपनाने से इनकार कर दिया था। तो चार्ल्स का जो असली नाम था दैट वाज हेतचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स सोबराज, यानी कि ये हेतचंद भावनानी यानी कि एक सिंधी परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसके फादर से इसको ये नाम मिला था। ठीक है, अब ये चार्ल्स शब्द कहां से जुड़ गया फिर? तो यहां पर ये बात आगे निकलती है कि चार्ल्स की शुरुआती जिंदगी, चूंकि वियतनाम में जन्म हुआ, भारतीय पिता के कारण जन्म हुआ,
पिता के कारण इसको नाम मिल गया, लेकिन इसको पहचान नहीं मिली। पहचान नहीं मिली तो इसकी मां जो है वो यहां से शिफ्ट होकर फ्रांस चली गई। फ्रांस जाकर के वहां पर किसी एक लेफ्टिनेंट ने, एक फौजी ने इसकी मां और इसे अपना लिया और इसको वहां से फ्रांस की नागरिकता मिल जाती है। यानी कि ये जो व्यक्ति चार्ल्स बना, ये चार्ल्स बनने की जो पूरी कहानी है ये फ्रांस जाके पूरी होती है। कहानी बड़ी ही विमुख प्रकार की, यानी ऐसी कहानी है कि इस कहानी को सुनकर के वाकई में स्टोरी लिखने का मन करता है। तो आपको लगता नहीं होगा क्या कि इसके ऊपर किताबें लिखी गई हों। अजी साहब, इस व्यक्ति ने खुद पर किताबें लिखवाने के पैसे लिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक बार तो एक राइटर से, अभी हम रेफरेंस लेंगे उसका आगे चल करके, लगभग 115 करोड़ रुपए मांग लिए थे और कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने पे भी किए हैं, खुद की स्टोरी इसने बताने के इतने पैसे लिए हैं। यानी ये क्राइम की दुनिया में जिस तरह के क्राइम्स किए जा रहा था, उन क्राइम्स को इसने जिस राइटर को बताया ताकि वो राइटर इस पर बायोग्राफी लिख सके, इसके ऊपर सीरियल और धारावाहिक बना सके, इस चीज के लिए इसने राइट्स जो है वो कम से कम 100 करोड़ से ऊपर में बेचे थे। ये खबरें हैं, ये हल्का आदमी नहीं है। नेपाल की जेल में जब बंद था तो इसका इंटरव्यू हुआ है। नेपाल की जेल में विदेशी मीडिया ने इसका इंटरव्यू किया। इसके बाद नेपाल सरकार पर कई लोगों ने सवाल उठा दिए, ये मतलब क्रिमिनल्स का इंटरव्यू करवाते हैं जेल के अंदर, और उसकी वजह से काफी थू-थू हुई थी। लेकिन पता चलता है कि उसमें भी कुछ पैसे का मामला था। कहानी गजब है इस व्यक्ति की साहब। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। असल में जब भी आप किसी क्राइम या क्रिमिनल के बारे में जानकारी जुटाएं ना, तो आप अपने सराउंडिंग में हो रहे ऐसे लोगों पर नजर बनाने में कामयाब होते हैं। समटाइम्स क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल हों या फिर मतलब कोई भी क्राइम को बताने वाले जितने भी सीरियल होते हैं, असल में उनका उद्देश्य भी यही होता है कि समाज में यदि आपको ऐसे चेहरे कहीं दिखाई दें या ऐसी हरकतें कहीं दिखाई दें तो आप थोड़े सतर्क हो जाएं। आप उन लोगों के ऊपर सीधा ही विश्वास ना कर लें। आपको याद है एक समय था जब भी ट्रेन बस में जाया करते थे तो घर वाले हमसे एक लाइन कहकर भेजा करते थे कि बेटा किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। असल में ये जो कहावत हमसे कही जाती थी उसका जनक भी चार्ल्स सोबराज है, क्योंकि ये तिहाड़ से जब भागा था ना तो उस समय तिहाड़ के कैदियों को नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को अंगूर, बिस्किट और पेठे में नींद की गोली मिलाकर खिला के भागा था। यानी विश्वास जिस व्यक्ति पर हो जाए वो आपको मारने का जुगाड़ कर सकता है। ये कहानियां इसी व्यक्ति की वजह से बनी थी। यानी किसी पर विश्वास। और फिर आपने देखा भी होगा बहुत सारी ट्रेनों में, बसों में हम नशाखोरों की बात करते थे कि लोग आते हैं, किसी को कुछ बिस्किट में खिलाया और लूट कर ले गए। ये चर्चा इससे शुरू होती है, ये वो व्यक्ति है, ठीक है। इसलिए ये सब बातें इसलिए जानना जरूरी होती है कि हमारे सराउंडिंग में हमारे पेरेंट्स जो हमसे कहते हैं कि यार किसी पर जल्दी से विश्वास मत करना, क्योंकि उस विश्वास को विश्वासघात में बदलने वाले लोग जेलों में बंद हैं। यानी कि अगर हम आज किसी को ये मना कर दें कि साहब सॉरी मैं आपका दिया नहीं खाऊंगा या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है वो एक पल के लिए बुरा मान जाए, लेकिन उससे आपकी जान की हिफाजत होती है। हो सकता है कि उसको एक पल के लिए बुरा लगे, लेकिन भविष्य आपका अपने साथ बच जाता है। इस ऐसे जैसे लोगों ने लोगों के विश्वास का जो कत्ल किया, व्यक्ति का जो कत्ल किया, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गई। और यही कारण है कि जब क्रिमिनल्स की बातें होती हैं तो मैं उन्हें जरूर अपने सेशन में लेकर आता हूं ताकि आप लोग अवेयर विद्यार्थी बने, अवेयर लिसनर बने, अवेयर राष्ट्रवासी बने, है ना। चलिए तो देखिए आप थोड़ी आगे कहानी बढ़ाते हैं। चार्ल्स का युवा अवस्था में जुर्म की दुनिया के अंदर एंट्री हुई थी। 1963 में चोरी के जुर्म में इसको उठा करके जेल के अंदर डाल दिया गया। देखिए 44 में जन्म हुआ, 21 साल जैसे एलिजिबल, 19 साल की एज में उसको उठा करके जेल में टिका दिया गया। फ्रांस के पोइसी जेल में इसको रखा गया। फ्रांस की जिस जेल में इसे रखा गया वो एकदम एकांत जगह पर थी। कहते हैं कि वहां पर इसकी जानकारी कुछ रईस लोगों के साथ हुई जो भी जेल में थे। उन लोगों के साथ इसने हाई क्लास सोसाइटी में कैसे उठते बैठते हैं ये सीखना शुरू किया और ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू किया कि अगर हाई क्लास लोगों के बीच में उठने बैठने जाएंगे तो क्या बोलना होता है, किस तरह बोलना होता है, फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं। आप सोचिए इस व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो इसका था बहुभाषी होना। बहुभाषी होना का मतलब मल्टीलिंगुअल, यानी कितनी भी भाषाएं आप इससे बुलवा सकते हो। 4-5 भाषाओं पर तो इसकी फ्लुएंसी थी, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे फ्रेंच हो, वियतनामी हो, चाहे बहुत सी भाषाएं इसने अपनी भाषा के अंदर शुमार कर ली थी। इससे इंप्रेशन क्या पड़ता है, आज आप और हम शायद एक या फिर टूटी फूटी 2 भाषाओं के अंदर पकड़ बना के पाते हैं। हमारी रीजनल लैंग्वेज है जिसका हम कहीं और यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने इंटरनेशनल कई लैंग्वेज सीख रखी थी। इससे आप बहुत सी लोगों के बहुत जल्दी नजदीक आ जाते हैं।
इसका एक कोटेशन है जो खुद के बारे में ये कहता है, कई फिल्मों में डायलॉग बना कि यदि किसी ने मुझसे एक बार बात कर लिया तो ये संभव नहीं है कि वो मुझसे कन्विंस नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इसका लोगों को अपनी बातों में जो उलझाने का तरीका था वो इतना घातक था, क्योंकि ये बातों में बहुत ही बतौल, मतलब क्या कहें उसको, आप अपने हिसाब से शब्द दे दीजिएगा। फिर क्या किया कि इसने उस सोसाइटी में बैठ करके ड्रग सप्लाई करना शुरू किया। उसी दौरान इसकी शादी होती है एक सेंटॉल नामक लड़की से, उसको लेकर के ये इंडिया आया था। उसके एक बच्चा हुआ, ये इंडिया आया, यहां आकर के इसने फ्रेंच सोसाइटी मतलब ज्वाइन करी इंडिया आकर के, और यहां आकर के इसने अपना क्राइम का ग्राफ इंडिया में बनाना शुरू किया। यानी जेल से निकल करके हाई क्लास सोसाइटी में उठना बैठना शुरू किया। वहां पर इसकी शादी हुई सेंटॉल के साथ, उसे लेकर के ये इंडिया आया 8 महीने के बच्चे के साथ। और अब चूंकि इसको फ्रांस में क्राइम करना आ चुका था तो मुंबई में आकर के तो इसको क्राइम करना बहुत आसान लग रहा था। क्यों? क्योंकि इंडियंस के दिमाग में विदेशियों के प्रति एक अलग ही भाव होता है। हम लोग ये मानते हैं कि ये तो एकदम दूध के धुले हैं, आज भी चाहे उन्होंने हमें कितना भी लूटा हो, लेकिन अगर किसी ऐसी सब अर्बन एरिया में कोई अंग्रेज दिख जाए तो लोग कोशिश करते हैं कि इसके साथ बस एक सेल्फी हो जाए या किसी तरह से बस इसे कैमरे में हम कैद कर लें। आज भी उन्हें बड़े अचरज से देखा जाता है। दैट मीन्स आप सोचो ये उस जमाने की बातें हो रही हैं 1970 की। उस समय अंग्रेजों के प्रति क्या भाव रहा होगा, और उस समय के भाव को इसने पूरा कैच किया। हर सोसाइटी में जाता, ड्रग की सप्लाई करता और बढ़िया से लोगों के बीच में उठना बैठना और बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना, और अपना क्राइम जो है ये बढ़िया से वहीं से अपनाता चला गया। अब धीरे धीरे ये अपने काम को गैम्बलिंग में उतारने लगा, मतलब जो होता है ना सट्टाबाजारी जो होता है उसके अंदर उतारने लगा, और धीरे धीरे लोगों को हथियारों की सप्लाई भी करने लगा। 1970 की दशक की बातें चल रही हैं। फिर क्या होता है साहब, 1973 में एक बार ये पुलिस के हत्थे चढ़ा, क्योंकि दिल्ली के चाणक्यपुरी में आज भी है वो होटल अशोका, जो आजकल सरकारी लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम में आती है। उस होटल अशोका में रुका इसने, कोई ऊपर व्यापारी रुका हुआ था, उसकी कमरे में पहुंच करके उसके हथियारों को तिजोरी में से, उसके मतलब गहनों को तिजोरी में से निकलवा कर कान पे कनपट्टी पे बंदूक लगा करके लेकर निकल लिया था। जब ये बंदूक निकाल करके और सब सामान लेकर जब्त करके जा रहा था, एयरपोर्ट पर पुलिस को शक हुआ कि इस व्यक्ति के पास कुछ चोरी का माल है। तब जाकर के इसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन चार्ल्स पकड़े जाने के डर से यहां से भाग निकला। कुछ दिनों बाद हालांकि पुलिस को वापस हत्थे चला, लेकिन जब पुलिस को वापस पकड़ में आया तब ये पेट दर्द का बहाना करके पुलिस से छूट करके भाग निकला। यानी कि पुलिस से भागना इसको बहुत स्मूथ लगा और ये वहां से निकल लिया। ये 1970s की बातें चल रही हैं। फ्रांस से कहां आया था? इंडिया आया था। देखो, वियतनाम में पैदा होकर फ्रांस गया, फ्रांस से इंडिया आया। इंडिया की जेल से भागने के लिए इसने तत्कालीन छोटी मोटी चोरी डकैती के चक्कर में भाग लिया। यहां से अफगानिस्तान निकलता है और ये वहां पर जाकर के टूरिस्ट्स को लूटने का काम करता है। लूटते हुए इसे खास ख्याल रहता है कि जब भी किसी के पास जाए तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट इसके पास पूरे हों, यानी कि कभी भी चेक इन और चेकआउट के समय ये ना पकड़ा जाए। अब तरीका क्या अपनाता था कि ये जो ड्रग्स की सप्लाई करता था उन्हीं ड्रग्स को टूरिस्ट को खिला करके बेहोश करता था। होता क्या था कि ड्रग्स जो है वो उसी व्यक्ति को चल पाती है जिसको आदत होती है। अगर किसी को एक बार में हाई डोज टिका दिया तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से या तो घायल हो जाएगा और अगर ज्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाया तो मर जाएगा। तो ये ड्रग्स की ओवरडोज देकर के लोगों को लूटा करता था। यानी इसके पास कोई परमानेंट जॉब तो था नहीं, अपनी गुड लुकिंगनेस और इसका दिमाग, ये दो ही चीजें इसके साथ थी। उसका उपयोग क्या करता था भाई? रोजगार के रूप में किसी कंपनी में काम तो कर नहीं रहा था, देश में घूम रहा था तो ड्रग्स बेच के कमा रहा था। अब चूंकि यहां की पुलिस पीछे पड़ी है तो ये अफगानिस्तान भाग गया। अफगानिस्तान भाग करके, उस समय अफगानिस्तान आज जैसा नहीं था, ठीक है, वहां पहुंच करके उसने वहां के लिए मतलब सोचिए आप, वहां के टूरिस्ट्स को इसने फिर वही ड्रग का काम करना शुरू किया। इसका जो मर्डर करने का तरीका था ना वो असल में पैसे कमाने का तरीका था। जब कुछ नहीं बचता था तो ड्रग की गोली दी और निकल लिया। इस बीच में ये अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके ईरान भाग गया। अब यहां पर इसकी पत्नी जो है, जो अब तक इसके साथ घूम रही थी, वो इसे छोड़कर वापस फ्रांस चली जाती है और कहते हैं कि फिर वो वापस लौटकर कभी नहीं आई। अब ये जनाब यहां से ईरान, तो आप देश गिनते चलिए। अब साहब ये यहां से निकल करके अपना और नेटवर्क डेवलप करने लगता है और डेवलप करते करते कहते हैं कि इसको डर हो गया खत्म। अपना इसका अपीयरेंस और बोलने का तरीका जो था ना वो बहुत ही मतलब लुभावना किस्म का था और ऐसी स्थिति में इसे इंग्लिश, फ्रेंच, वियतनामी, हिंदी और थाई भाषा पर गजब की पकड़ थी। अपने बोलने और दिखने के तरीके के कारण ये जहां जाता वहां लोगों को अपने तरह से मोह लेता था। धीरे धीरे फिर ये क्या करता है, यहां से थाईलैंड पहुंचता है। थाईलैंड पहुंचता है तो ये कहते हैं कि जब मतलब इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये जेल में रहता था ना तो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इस तरह से मैनिपुलेट करता था कि अभी इन दिनों एक अपन ने कैदी का नाम लिया था, सुकेश क्या नाम था उसका, जिसके बारे में हमने कहा था कि वो जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है जैकलिन फर्नांडिस के चलते। कुछ उस तरह की हरकतें, 5 स्टार जैसी फैसिलिटी ये बिना पैसे खर्च किए जेल के अंदर प्राप्त करने में कामयाब होता था।
स्टोरी पे स्टोरी चलती जा रही है। अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से थाईलैंड। अब यहां जब ये पहुंचता है ना, तो ये सारे क्राइम्स के रिकॉर्ड तोड़ देता है। 1970 के अंदर, 75 के अंदर पटाया, जो कि थाईलैंड की काफी फेमस जगह है, वहां पर एक रिसोर्ट के अंदर 2 और लाशें मिलती हैं। लाशें मिलने का जो क्रम था वो यूं हो रहा था कि कुछ महिलाएं बिकिनी के अंदर बीच के किनारे मृत पाई जा रही थी, जिनके ऊपर फूल का निशान बना हुआ था। फिर वैसी ही रिपीटेटिव 1-2 लाशें और मिल गई, और हर किसी में मृत्यु का कारण ड्रग ओवरडोज था। लेकिन चूंकि सबके ऊपर एक जैसा कोई चिन्ह बना हुआ आ रहा था, तो यह तो सबको समझने में आ गया था कि कोई व्यक्ति एक ही है जो इन सबको ड्रग ओवरडोज करके मार रहा है। ये सब महिलाएं बिकिनी पहने हुए मर रही थी। इस वजह से जो क्रिमिनल था, यानी कि जो सीरियल किलर था, जिसके बारे में थाईलैंड पुलिस को नहीं पता कि वो कौन है, उसको उन्होंने बिकिनी किलर नाम दे दिया। मतलब जो बिकिनी पहनी हुई महिलाओं को मार रहा है, उन पर एक विशेष प्रकार का साइन बनाकर चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में यहां पर एक रिसोर्ट में 2 और लाशें मिलती चली गई, और कहा जाता है कि पुलिस ने इसको इसीलिए कि ये ड्रग ओवरडोज करके लोगों को मारता है। 1972 से 76 के बीच में इसकी जो सनक सवार हुई लोगों को मारने की कि ड्रग दो और दे करके मार दो, ऐसे में इसने 24 लोगों की हत्या की, 24 लोगों का मर्डरर। अगेन, चेहरे से देखकर जिसे ये लगता हो कि यार ये ऐसा कर सकता है क्या, ये अपने साथ जिन्होंने भी विश्वास किया उनका कत्ल करता चल रहा था। आप बैंकॉक पोस्ट में छपी हुई एक खबर देख सकते हैं, मर्डर्स की तस्वीरें वहां छपती थी। लोग ने संदिग्ध रूप से लोगों के चेहरे जारी किए गए, जिसमें चार्ल्स शोबराज का चेहरा भी दिखाया जाता था। 1976 तक इसके इतने पर्चे छप चुके थे। अब आप सोचकर देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में कितनी ज्यादा चर्चाएं थाईलैंड पुलिस में रही होंगी। लेकिन थाईलैंड पुलिस सबसे ज्यादा डर किस बात से रही थी कि यदि इसके बारे में ज्यादा जानकारी बाहर आ गई तो थाईलैंड जो टूरिज्म की वजह से चलता है, लोग टूरिज्म के लिए आना बंद कर देंगे। इस चलते पुलिस भी बहुत ज्यादा खुलकर यह बात स्वीकार नहीं कर रही थी कि कोई एक ही बंदा है जो इसको मार रहा है। यह बंदा, जब पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई सख्ती से करने का प्लान बनाया, वहां से निकल करके नेपाल चला जाता है, और वहां से ये दूसरे टूरिस्ट्स को भी यहां पर मारना शुरू करता है। एक यहां पर नेपाल में इसने एक कनाडा की और दूसरी अमेरिका की 2 महिला टूरिस्टों को मार दिया नेपाल में। यानी कि थाईलैंड से कहां पहुंचता है, नेपाल, यहां पर कनाडा और अमेरिका के 2 टूरिस्टों को मार देता है। अब यहां से ये पुलिस की कार्रवाई जब तेज होती है, तो ये पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दिया, सब फ्रांस यहां से निकल गए। फिर ये उनको मार करके फिर वापस इंडिया आता है। ऐसी स्थिति में इंडिया में इसको पकड़ने का प्रयास किया जाता है। यहां पर थाईलैंड पुलिस के बारे में एक आरोप लगता है कि थाईलैंड पुलिस को जब इसके बारे में पता चल गया था कि यही व्यक्ति है, तो भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें यह डर था कि एक बार के लिए हमारे जानकारी बाहर आना शुरू हो गई तो हो सकता है टूरिज्म प्रभावित हो जाएगा। एक तस्वीर काफी वायरल होती है इसकी, जिसमें ये एक अखबार के साथ तस्वीर खिंचाता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये, जिसमें कि इसके बारे में खबर छपी है, उसी अखबार को पढ़ते हुए फोटो खिंचा रहा है ना। तो ये अपने करिश्मों के लिए, इसके कुछ मशहूर फरारी किस्से हैं। साल 1971, 72, 75, ये हर देश की तरह से काबुल की जेल से, 75 में ग्रीस की जेल से, दिल्ली जेल से, सबसे छूट करके भाग निकला था। अब आती है भारत की बारी। 1976 में ये यहां लौटता है, फ्रेंच स्टूडेंट्स के एक ग्रुप का टूर गाइड बन जाता है। नेपाल में 2 लोगों का मर्डर कर चुका है, 24 का थाईलैंड में मर्डर कर चुका है। अब ये इंडिया वापस आता है। इंडिया आकर के कुछ फ्रेंच स्टूडेंट्स यहां आए हुए हैं, ये टूर गाइड बन करके उन्हें कुछ दवा खिला देता है, वही पुराना तरीका। और ऐसा करने के बाद में जो दस्त, मतलब हो सकता है किसी को लूज मोशन हुए हों, और उसे दवा देकर के ये खिला देता है, सब स्टूडेंट्स बेहोश हो जाते हैं। 1-2 जो लोग होश में बचे थे, उन लोगों ने जैसे तैसे पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। चूंकि यहां पर देश के अंदर इसके ऊपर मर्डर का कोई केस नहीं था, यहां पर 12 साल की इसको कैद की सजा सुनाई जाती है। देखो, इंडिया में इसने जो काम किया था, जो यहां से भागने का काम था, वो हथियार बेचने का काम था। दुनिया के देशों में इसने लोगों को मारा था। इंडिया में चूंकि कोई कहानी नहीं थी, ड्रग्स की दवा करके इसने बेहोश किया था, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, सजा बोली 12 साल। कईयों के दिमाग में आ सकता है 12 साल की सजा क्यों हुई, क्योंकि इसका कोई ऐसा जुर्म यहां पर इस सरकार को नहीं मिला। और सरकारों ने इसके बारे में जो शिकायतें की, तो प्रत्यर्पण संधियों के बारे में बात हुई कि हां, हम इस कैदी को वहां भेज देंगे। अब साहब 1976 में, अब साल जोड़ना आप, 1976 से 12 साल, यानी कि हो गया ये 88 तक के लिए जेल में बंद। ठीक है, 10 साल बाद अब इसने 1986 के अंदर तिहाड़ जेल से भाग निकलने का प्लान बनाया।
इस बात में बहुत से लोग ये कहते हैं कि 1976 से लेकर जो व्यक्ति 12 साल के लिए जेल में बंद था, 10वीं साल में जाकर के वो जेल छोड़कर क्यों भागा, इसके बारे में भी बहुत रिसर्च हुई। इसके पीछे कारण निकल के आया कि ये 10वीं साल में जेल से इसलिए निकलकर भागा ताकि इसे दोबारा पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये जेल में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित पा रहा था। असल में एक चक्कर ये था, तब तक थाईलैंड पुलिस को ये बहुत आसान हो गया था कि इंडिया के साथ में इसे जैसे ही सजा पूरी होगी, इसे गिरफ्तार करके थाईलैंड पुलिस थाईलैंड ले जाएगी। इसने 12वीं साल होने से पहले ही अपने द्वारा तिहाड़ जेल को छोड़ने का प्लान बनाया, दौड़कर भागने का प्लान बनाया और वापस गिरफ्तारी का प्लान बनाया कि मुझे वापस जेल में डाल दिया जाए ताकि थाईलैंड ना जाना पड़े, क्योंकि थाईलैंड में लोगों के मर्डर का आरोप था। इसकी वजह से मतलब इसको मृत्युदंड की सजा वहां मिलती, इसलिए इंडिया में जिंदा रहने के लिए इसने ये तरीका अपनाया। अब तरीका क्या था वो बड़ा फिल्मों के अंदर दिखाया गया है। तरीका क्या था साहब? इसने अपना जन्मदिन की पार्टी रखी। जन्मदिन ये जब से आया था तब से मना रहा था। जेल के अंदर लोगों को, जेल के स्टाफ को पार्टी देना इसके शिगुफे में समार था, यहां पे ये करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में इसने लोगों को बिस्किट और अंगूर के अंदर नींद की दवा मिला करके लोगों को खिलाए। कहते हैं कि शोभराज बाहर आने को लेकर इस कदर आश्वस्त था कि जेल के गेट पर तस्वीर भी खिंचाई। उसे पता था कि मैं तो जेल से बाहर आसानी से आ जाऊंगा। तो तरीका क्या अपनाया, क्या तरीका था, इसने कैसा किया काम, इसके बारे में कहते हैं कि इसने जेल में जब ये था उस समय एक और व्यक्ति था जिसका नाम था डेविड हॉल। उसको अपने तरीके सिखा दिए थे सारे। डेविड हॉल इससे पहले ही रिहा होकर बाहर आ चुका था। डेविड हॉल ने ही वो सारा सामान भेजा था अंदर जेल में जो कि पार्टी के लिए काम में आने वाला था। यानी डेविड हॉल इसके साथ पहले जेल में था, जेल में इसने अपने तरीके उसको सिखाए। डेविड हॉल बाहर आकर के पूरी जुगाड़ करता है जब वो रिहा होकर आता है और इसकी रिहाई का प्लान बनाता है कि कैसे इसको बाहर निकाला जाए। तो इसकी सीखी हुई ट्रिक्स का उपयोग करते हुए डेविड हॉल ने तिहाड़ के डॉक्टर के साथ मिलकर के खुद को किडनी फेलियर का बीमार बताया। डॉक्टर ने उसको जमानत दिलवाई। ये डेविड हॉल बाहर आता है, राजू भटनागर नामक एक और अपराधी के साथ मिलकर के जेल में मिठाइयां भिजवाता है कि बोले इसका बर्थडे है। मजेदार बात यह है कि इसको रविवार 16 मार्च 1986 के समय यह काम हो रहा था। असल मायने में जेल के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि ये 6 अप्रैल को इसका जन्मदिन आता है, लेकिन पुलिस इतनी आश्वस्त थी कि अगर ये बर्थडे मना रहा है तो सही होगा, क्योंकि ये सबको अपनी बातों में उलझा के रखता था। मजेदार बात बताते हैं, क्योंकि अब तो इस पर कई डॉक्यूमेंट्री और कई फिल्म आ चुकी हैं। पुलिस वाले भी इसको इज्जत से चार्ल्स साहब कह के बुलाते थे, यानी कि जेल का जो स्टाफ था वो इस व्यक्ति को चार्ल्स साहब कह के संबोधित करता था। और इसके कहने पर सब लोग बढ़िया से इसके पार्टी में बढ़िया से शामिल होते हैं और ये सुरक्षा को चकमा देकर के वहां से बढ़िया तरीके से बाहर निकल कर आता है। बाहर निकल के आने के बाद इसको पता था कि पुलिस दोबारा गिरफ्तार करेगी, वापस गिरफ्तार होता है। वैसे तो इसको 1988 में रिहा हो ही जाना था, लेकिन ये दोबारा जेल में एंट्री कर जाता है। एंट्री कर जाता है ताकि इसको कंफर्म रहे कि अब इसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। साल 1997 में जाकर इसकी सजा फिर 10 साल बढ़ा दी गई। ये जेल में रहा। 1997 में जाकर के उसे फ्रांस को पकड़ा दिया गया कि भाई ये आपके यहां से निकला हुआ अपराधी है, आप इसे ले जाओ। 1997 में चार्ल्स शोभराज जब भारत की तरफ से भेजा गया तो उसका साफ मतलब फ्रांस के अंदर गजब का भव्य स्वागत हुआ। ये अपने आप को लेकर इतना मतलब कॉन्फिडेंट था कि भाई मैं अब सजा वजा काट के आ चुका हूं, फ्रांस में भी मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, इंडिया में भी कोई केस नहीं है, अब हमने इसको वापस फ्रांस भेज दिया है क्योंकि फ्रांस की नागरिकता है। फ्रांस चला गया। अब अपने इंटरव्यूअर से कहता है कि मैं आपको इंटरव्यू तो दे दूंगा, लेकिन इसकी एवज में मुझे एक फीस चाहिए। कहते हैं कि इसने इंटरव्यूअर से 15 मिलियन की डील रखी, जिसका मतलब 110 करोड़ रुपए होता है। यानी इसने अपने ऊपर फिल्म बनाने के लिए इंटरव्यूअर से 110 करोड़ रुपए मांग लिए, दिए गए। इसके ऊपर सीरीज बनी है, 10-7 तो किताबें लिख चुके हैं, मैं बताता रहा हूं। अब क्या होता है, अब 97 के अंदर ये व्यक्ति फ्रांस में पहुंचता है। इसका बढ़िया से लोग मतलब सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि यार तू गजब का आदमी है, कौन सी जेल तूने छोड़ी, तू ग्रीस में रह लिया, तू काबुल में रह लिया, तू इंडिया में रह लिया, तू थाईलैंड में, सब जगह की जेल तूने देख रखी है, तू गजब आदमी है यार, बता तेरी बातें बता। इसके ऊपर कहानी किताबें लिखी जानी शुरू होती हैं। कहानी किताबें शुरू होती है ओवर कॉन्फिडेंस में। चार्ल्स शोभराज 2003 में नेपाल घूमने आता है। नेपाल जब घूमने आता है तो बेखौफ तरीके से वही सारे काम कर रहा होता है। कैसीनो में होता है, वहां पर कैसीनो की पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा, पुलिस के साथ क्या होता है
यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसका पुराना डेटा भी निकालती है। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया तो उसका पुराना रिकॉर्ड, चाहे वो कितना भी पुराना हो, उसको निकालने की प्रथा है कि अगर आप क्रिमिनल हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो चेक किया जाता है कि साहब इनका, इसी कारण से एनसीआरबी जो है ना इन दिनों वो पूरे देश के जितने भी, इंडिया के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबका रिकॉर्ड ऑनलाइन करने जा रही है कि एक बार क्रिमिनल का नाम चढ़ा तो पूरे देश में जितने भी मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं वो एक ही बार में निकल के आ जाएंगे। जल्दी ही ये काम हो जाएगा। तो अब नेपाल की पुलिस थोड़ी सी सक्रियता दिखाती है। ये कभी ऐसा कर्म किया था 1976 से पहले। इसने कनाडा के और एक अमेरिका की महिला को, मैंने कहानी में शुरुआत में बताया था, मारा था। उनके मर्डर के केस में नेपाल की पुलिस इसको उठाती है और कोर्ट में पेश कर देती है। पकड़ा गया कसीनो के अंदर किसी और का कारण से, लेकिन उसको उठा करके कहां पकड़ा दिया? कनाडा और अमेरिका महिला के हत्या के आरोप में। सुप्रीम कोर्ट इसको आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। 1944 में पैदा हुआ आदमी है ये, 2003 आ चुका है। यानी कि एक तरीके से आप देखिए कुल मिलाकर के 56 और 3, मतलब एक तरह से 59 ईयर एज के आसपास का आदमी हो गया। इसको जेल में टिका दिया जाता है साहब। 20 साल की सजा इसको इसलिए कही जा रही है क्योंकि वहां पर 75 साल से ऊपर के लोगों को जेल में नहीं रखा जाता है, उन्हें उनके बिहेवियर के आधार पर रिहा कर दिया जाता है। चार्ल्स सोबराज जो है अब जेल में है, नेपाल की जेल में था, मतलब अभी भी है, आज भी वही है। और वहां पर भी यह रहते हुए मीडिया को अपने इंटरव्यू देने के लिए फेमस हो गया, क्योंकि जेल में जाकर के लोग इंटरव्यू करके इसका चले आए कि यह कैसा व्यक्ति है। इसके ऊपर एक आरोप और लगता है कि इंडिया की जेल में तिहाड़ में जो मसूद अजहर है, जैश ए मोहम्मद का संस्थापक, जब वो कैद था उसके साथ भी इसके संबंध थे। इसने उसके भी ऊपर भी हथियार पहुंचाने की जानकारी निकल के आई थी। कहानियां इतनी सारी हैं जिसको कब खत्म करना पड़ा ये हमको नहीं पता चला है। अपडेट फिलहाल के लिए जो निकल के आ रहा है वो ये है कि नेपाल की सरकार ने आज इसको रिहा नहीं किया है। अभी तक का अपडेट यही है। उम्मीद थी कि आज रिहा कर दिया जाएगा। मैंने जो आपको लिंक दिया है ना, इसके ऊपर और भी कहानियां अगर डिटेल में सुननी हो तो उस लिंक पर जाइए। चार्ल्स सोबराज की कहानी वहां जाकर सुनिए कुकू FM पर। यूज माई रेफरल कोड अंकित50, जिसकी वजह से 10,000 ऑडियो किताबें आपको 199 रुपीज़ में प्राप्त हो जाएंगी 1 साल के लिए। और बातें बाजार की को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमने अब अपनी निजी जिंदगी के जो भी किस्से कहानी हैं उनको साझा करने का, चूंकि अंकित इंस्पायर इंडिया को आपने पूरी तरह से एक ऐसा चैनल बना दिया जिस पे हम देश दुनिया की बातें करते हैं, बातें बाजार की पे बाजार की बातें करते हैं, तो अपने परिवार की चर्चा आपसे कहाँ साझा की जाए, इस प्रयास के लिए हमने एक नया प्रयास शुरू किया जिसका नाम है अंकित अवस्थी व्लॉग्स। और अंकित अवस्थी व्लॉग्स पर कल सुबह 7:30 बजे हमारा पहला व्लॉग जा रहा है। आप उसे अवश्य देखें और उस चैनल को, क्योंकि जिस पे हम अपनी निजी ज़िंदगी आपके साथ साझा कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब जगह अब प्रोफेशनल सा काम हो गया है। तो हमारी जिस शुरुआत में अंकित इंस्पायर इंडिया शुरू किया गया था कभी पर्टिकुलर मकसद से, वो नहीं हो पा रहा था, तो हमने उस काम को वहाँ पर किया है। तो आप उसे ज़रूर देखें। हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल डाल दी है, कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिया है। समय निकाल करके अगर आपको मौका मिले तो राहुल गांधी जी की यात्रा कवर की है मैंने उसमें, आप एक बार के लिए अवश्य देखिएगा। धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।